दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीडीपी या फिर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप आपका जो एक सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, टॉपिक वाइज आपके जो भी थ्योरी के सिलेबस है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये हमारा अगला प्रकरण होगा। पिछले वीडियो में जो हम बात कर रहे थे वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट क्या होता है, किस तरीके से वो वृद्धि और विकास पर किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है। अलग अलग हमने मनोवैज्ञानिकों के राय जो उनमें थी कि कौन आखिर फॉलो करता है किसको, हेरिडिटी को लेकर के कौन बात करता है, कौन वंशानुक्रम को लेकर के बात करता है, उन सभी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस आज का टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि जब हम मानव को लेकर के बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें एक समाज क्या होता है, एक सोसाइटी क्या है, तो आप कहते हो कि जब हम कुछ नियम कानूनों का पालन कर रहे होते हैं, दो या दो से अधिक लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ मोरल वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो नीतियाँ हैं, नियम कानून हैं, जो कायदे हैं, जो ऐसे में लोगों का समूह है, वो कहीं ना कहीं समाज बना रहा होता है। ये कहते हैं कि मानव को सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से न सिर्फ परिचित कराया जाता है, अपितु इसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी किया जाता है। आपके पिताजी आपके दादाजी के जो संस्कार हैं उनको लेकर के आगे बढ़े, आप अपने पिताजी के संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें क्या है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता नजर आएगा। आपसे कहते हैं कि सामाजिकरण की अवधारणा को दो अर्थों में जो है ऐसे में आप देख सकते हो। पहला क्या कहते हैं, अगर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चों द्वारा की जाने वाली सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशल एडॉप्टेशन। ये जो सामाजिक अनुकूलन मतलब आप जो भी सोसाइटी है, जो सामाजिक चीज़ें हैं, उसके अनुकूल हम कैसे हो जाएं, कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आगे ये क्या कहते हैं, वह दूसरे अर्थ में सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संस्कृति की सीख को महत्ता दी जाती है। पहली चीज़ तो ये कि हमारा समाज कैसे रह रहा है उस तरीके से हम अपने आप को अडॉप्ट कर ले, ढाल लें। और दूसरी चीज़ ये कि कल्चर जो है हमारे सोसाइटी का, आप देखिए भिन्न भिन्न जो है भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म भारत में देखने को मिलते हैं। आप उनके त्योहारों को भी लेकर के बात करें तो अलग अलग आपको त्यौहार देखने को मिलेंगे। आप देखिए बिहू नॉर्थ ईस्ट में मनाया जा रहा है, पोंगल साउथ में मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति आप आज के दिन कहाँ मना रहे हो। जब हम नॉर्थ इंडिया को लेकर के बात करते हैं, उत्तर प्रदेश और इन सभी के आसपास जो है ये मनाया जाता है। तो क्या है, ये आपका संस्कृति कल्चर है ऐसे में। ठीक है, तो उसके चीज़ को महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। इनकेल्स क्या कहते हैं, इसे व्यक्तित्व विकास की अपेक्षा संस्कृति की सीख को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने कहा कि ये कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि संस्कृति की सीख यहाँ पर यानी कि कल्चर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उससे बढ़ाया जा रहा है। आगे कहते हैं आपसे सामाजिकरण की कुछ विशेषताएं। सीखने की एक प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। अब आखिर सोशलाइजेशन की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, इसमें भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। ये भी आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। व्यक्तित्व विकास की एक क्षमता प्रदान करती है। क्या, जब हम सामाजिकरण की बात करते हैं, सोशलाइजेशन की बात करते हैं, संस्कृति यानी जो हमारा कल्चर है उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया होती है। ये बिल्कुल आत्मसात मतलब होता है हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को अपना रहे होते हैं। आगे कहते हैं सामाजिकरण के स्तर या अवधारणाओं की बात करें यानी कि स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो सिगमंड फ्रॉयड ने जो है वो 7 स्तर बताए हैं, जबकि जॉनसन महोदय ने 4 स्तरों की चर्चा की हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओरल स्टेज, मौखिक स्तर, कहते हैं ये अवस्था जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष तक होती है। इन्हीं सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इसमें बच्चे अपनी संवेदनाओं को, परेशानियों को रो करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, चिल्ला करके, ठीक है, ये सारे जो है वो माध्यम होते हैं के माध्यम से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में भाषा का अभाव पाया जाता है, तो इसीलिए उसको मौखिक स्तर बोला हुआ है। और ये आपका क्या होता है कि जन्म से लेकर के 1-1.5 साल तक चलती है। फिर अगली अवस्था के बारे में जब बात करते हैं, एनल स्टेज करके इन्होंने लिखा हुआ है, शैशवावस्था, ये 1 साल से 3 साल तक चलता है। प्रथम अवस्था का ही एक विकसित रूप है, एक एडवांस्ड, एक इन्हेंस्ड फॉर्म आप बोल सकते हो। कहते हैं आपसे बच्चों को माँ के शौच प्रशिक्षण देने का प्रयास कि किस तरीके से वो शौच कर सकता है। आगे कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। अब जब प्रयास ये किया जा रहा है कि वो शौच खुद से कर सके, तो कहीं ना कहीं उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश तो
हो ही रही है। इस अवस्था में बोलना है, चलना है, सफाई आदि आदतों की जो है वो इन्फॉर्मेशन या जानकारी दी जाती है। आगे कहते हैं आपसे तादात्म्यकरण की अवस्था या मात्र रति स्तर करके लिखा हुआ है, यानी कि ऑडिबल स्टेज। इसका क्या मतलब होता है भाई? कहते हैं 4 साल से लेकर के 12-13 साल तक की अवस्था देखने को मिलती है। इसमें बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की भूमिका समझने लगता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। तो तादात्म्यकरण यही होता है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अपना रहे हो, आप ढलने की कोशिश कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि किसका क्या काम है। फैमिली के अगर मेंबर्स की बात करें ऐसे में, और उसके हिसाब से आप क्या करते हो, आपका जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो डिसाइड होता है। आगे 4th स्टेज में कहते हैं एडोलेसेंस की अगर हम बात करें 14 से 15 वर्ष से लेकर के 20 से 21 साल तक होता है। इसमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बच्चों में स्वतंत्रता की चाहत का प्रबल होना, वो चाहते हैं फ्रीडम ऐसे में, क्योंकि आप एडोलेसेंस में मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो किशोरावस्था के कई सारे गुणों में ये गुण आपको देखने को मिल रहे थे। यह उम्र महाविद्यालय जाने की होती है। आगे कहते हैं इसमें फिजिकल चेंजेस, आपको मैंने बताया है इमोशनल, फिजिकल कितनी सारे चेंजेस किस किस तरीके के चेंज होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमने आपको जानकारी दी है। मानसिक उद्वलन की बात करें जिसे हम झंझावात बोलते हैं, यहाँ पर इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि एक किसी समस्या का आप सॉल्यूशन खोजते हो, लेकिन आप अपना दिमाग चला रहे होते हो कि इसका सॉल्यूशन, ये कोई क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, अच्छा नहीं होगा तो ये होगा, ये भी नहीं होगा तो ये हो सकता है, ये भी नहीं, तो कोई तो एक आपका सॉल्यूशन जो है आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक प्रॉब्लम के आप अपने दिमाग को चला करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप उसके सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें, यानी कि सामाजिकरण के कुछ निर्धारक हैं, तो इसमें इन्होंने प्रारंभिक अनुभवों को इन्होंने तरजीह दी है। आप कहते हैं ना कि हम समाज में रह रहे हैं तो हमें भैया अनुभव है, हम जानते हैं ये काम तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम बहुत एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, ऐसा आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा। पुरस्कार और दंड की बात इन्होंने कही है। सामाजिकरण, अब सीधी सी बात है, आप अगर पुरस्कृत किए जाएंगे समाज में तो आप अच्छा काम करोगे। आपने कुछ भी किया, बढ़िया काम किया, किसी भी क्षेत्र में किया, पुरस्कृत किए गए, अच्छा काम करोगे। वहीं आपको अगर दंडित कर दिया गया तो आप बागी बन गए। आप समझ रहे हो कि बागी का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर है सीखने के अवसर। आप हमेशा जो है ये जो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो आपको हर समय, चाहे आप समाज में रहें, समाज का हिस्सा परिवार होता है, आप उसमें रहें, आपको हर समय ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। यहाँ पर संस्कृति और कल्चर एक अगला लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो एजम्पशंस हैं जिनको हम लेकर के चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं, अब आप सामाजिकरण, हमारा समाज कैसा होगा तो आपकी संस्कृति अलग है, आपका समाज अलग टाइप का होगा, है। साउथ इंडिया में शादी कुछ और तरीके से होती है, आप नॉर्थ इंडिया में बात करो तो शादी का तरीका कुछ और है। आप समझ रहे हैं जो है, न जाने कितने संस्कार आपके जो है होते होंगे। जब हम बात करते हैं 15-16 संस्कारों की बात करते हो, ऐसे में आप जब, तो हो सकता है आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाए, यहाँ पे आपको नहीं। आप यहाँ पर जाते हो जो है माथा पटक देते हो भोलेनाथ के सर पे कि जय हो भोलेनाथ की, है कृपा करें। वहाँ पर आप साउथ इंडिया की बात करो तो आप दूर से ही, आपको छूने भी नहीं मिलता, आपको जो है जब हम बात करते हैं किसी मुगनी मूर्तियों को, स्टैच्यूज़ को आप छू भी नहीं सकते। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा अपने कल्चर में है हमारे, आप बात समझ रहे हो यहाँ पे, ये हमारे संस्कृति में है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है। फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी शारीरिक संरचना कहती है। जो सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप थोड़ा सा भी कहीं दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, कुछ भी हैं, तो आप उस तरीके से शायद काम ना कर पाएँ जैसे एक आदमी जो है जो आपका एकदम से ठीक ठाक है वो करे। तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल शारीरिक संरचना को भी इन्होंने कहा इसमें महत्ता जो है वो दी हुई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, अब जो बात आई यहाँ पर वो है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे के बारे में आपने पढ़ा, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं और यहाँ पर लेओ वाइगोत्स्की। अलग अलग सभी के सिद्धांत, शुरुआत जो है वो हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से करेंगे। अगर आपको याद हो, तीसरे या चौथे लेक्चर में मैं पियाजे के बारे में मैंने बोला था मैं अलग से पढ़ाऊंगा। जो लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं वो जानते होंगे डेली 3 बजे एक क्लास आती है अपराह्न में, ज़रूर देखा करिए। कुछ भी मेरे लिए सजेशन है, कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आपके लिए कहीं ना कहीं समय निकाल करके फ्री में ये क्लासेस दी जा रही हैं, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि औरों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अवस्था सन्निकट आयु, मतलब क्या कुछ एज ग्रुप होता है ऐसे में, और उस आयु में क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जो पहली अवस्था है यहाँ पर वो संवेदी पेशी अवस्था होती है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये जन्म से लेकर के 2 साल की अवस्था होती है। इसमें क्या क्या होता है कि शिशु संवेदी अंगों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण। संवेदी अंग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नाक से सूंघने की बात करते हो, कान से सुनने की बात करते हो आप,
ठीक है। जब हम त्वचा को टच करने को लेकर के बात करते हैं तो संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय होता है। आप समझ रहे हैं, यही सारी चीज़ें विशेषताओं में सीटेड पेडागोजी की बात करें, केवीएस पेडागोजी की बात करें, उसमें क्वेश्चन रख दिया जाता है कि क्या विशेषताएं होती हैं जब हम एक सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी समय सीमा 2 से लेकर के 7 साल होती है। और इनकी विशेषताओं में बात करें तो यहाँ पर सिंबॉलिक थॉट प्रोसेस जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है? प्रतीकात्मक विचार होते हैं, लेकिन वो प्रतीक स्वरूप होते हैं। और वस्तु स्थायित्व की भावना, यानी किसी भी चीज़ के स्टेबिलिटी की चीज़, ये बहुत बार पूछा गया है। वस्तु स्थायित्व वाला जो क्वेश्चन है कि आखिर किस स्टेट में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको मिलेगा। फिर बात आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से लेकर के 11 साल में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है? रीजनिंग एबिलिटी। तब आप तर्क कहीं ना कहीं करने लगते हो, शक्ति आ जाती है। मूर्तता का अध्ययन, जो चीज़ें मूर्त होती हैं, कॉन्क्रीट हैं आपके सामने, आप उनकी स्टडी करते हो। मानसिक क्षमता, संक्रियाएं समझो, मतलब जो मेंटल एबिलिटीज़ की जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं वो आप करने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। तो ये किसका है? चूँकि मूर्त लिखा ही हुआ है, इसीलिए मूर्तता का अध्ययन उसमें शामिल होगा। ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। फिर यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या जब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, इसकी जो समय सीमा है वो 11 से लेकर के 15 साल दी हुई है। इसमें क्या होता है? तर्क का अनुप्रयोग, मतलब आप क्या करते हो? अनुप्रयोग, उसका एक एप्लीकेशन, कहीं ना कहीं आप यूज़ करने लगते हो तर्क को। आप जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, जो अमूर्त विचार हैं, आप उन पर काम करने लगते हो। परिकल्पना, चिंतन, ये सारी चीज़ें आप में आ जाती हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो बातें लिखी हुई हैं, वो आपका औपचारिक संक्रिया की अवस्था 11 से 15 साल की अवस्था होती है। तो ये है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, अगर हम 4 स्टेजेस की बात करें, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको अगर याद हो तो पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आप अभी ऊपर पढ़ के आए हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वैसे संज्ञानात्मक विकास जो इनके स्टेजेस हैं वो 8 स्टेजेस होते हैं। उनमें हमने संज्ञानात्मकता वाले जो है 4 स्टेजेस पढ़े हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें, यानी कि पियागेट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इन्होंने विभिन्न माध्यमों से बच्चों पर अध्ययन किया और नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर बताए। एक है नैतिक यथार्थता, यानी कि मोरल रियलिज्म क्या होता है, बालक जीवन में नैतिकता का प्रथम स्तर। इन्होंने, अगर नैतिक यथार्थता की बात करते हैं तो जीवन में नैतिकता का उन्होंने प्रथम स्तर बोला इसे। व्यवस्था की नैतिकता या विषम जो है नैतिकता भी कहते हैं किसे? इस नैतिक यथार्थता, यानी कि बालक के जीवन का जो पहला स्तर है। ठीक है, इसमें अपने बड़ों द्वारा कहे गए वचन को ही नियम मानकर उसका पालन करते हैं कि भैया उन्होंने वचन क्या, उनकी जो चीज़ें हैं उसे हम फॉलो करते हैं। बड़ों द्वारा कही गई बात ही तार्किक होती है, न्याय संगत होती है, उचित होती है, ऐसा वो मानता है। तो अब जब ये मान रहा है तो इसे हम क्या आज्ञा पालन की अवस्था बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी तरीके से पुरस्कृत किया गया, दंडित किया गया, तो उसे वो सहर्ष स्वीकार करेगा। ये पहली अवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं नैतिक यथार्थता के 2 मूल स्रोत हैं। प्रथम बौद्धिक संरचना और द्वितीय जो है वो स्वयं का अनुभव। एक आपकी बुद्धि की संरचना को लेकर के इन्होंने जोड़ा हुआ है, और एक आप खुद से क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही रिलेशन होगा इसका। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है नैतिक समानता। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? नैतिक यथार्थता। अब है नैतिक समानता, यानी कि मोरल इक्वलिटी क्या होती है। नैतिक विकास का जो दूसरा चरण है लगभग 8 साल से ये शुरू होता है। 8 से 12 साल तक समानता में ज़्यादा ध्यान का केंद्रित होना। बालक आपसी सहमति से खेल के नियमों का निर्धारण करते हैं कि भाई इनके क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। खेल में ईमानदारी बनाए रखने का जो है वो भरसक प्रयास किया जाता है। ये सारी विशेषताएं हैं इस अवस्था की। स्वकेंद्रित खेल से सहयोगात्मक खेल की तरफ अग्रसर। आप पहले स्वकेंद्रित थे, धीरे धीरे क्या होगा, अब आप बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो टीम बनेगी, आपकी टीम होगी, लोग होंगे, सहयोग की भावना, आप समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन के साथ में जो है ये जो खेल है वो खेलने की चीज़ें सामने आने लगती हैं। अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को ग्रहण करने की यहाँ पर विकास, मतलब अन्य व्यक्ति क्या कुछ सोचता है उसके दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं अपनाने के बाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। मोरल रिलेटिविज्म की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग नैतिक सापेक्षता बोलते हैं, तो ये 12 साल से शुरुआत होती है इसकी। इसमें आगे ये क्या कहते हैं कि न्याय की संकल्पना
मुख्यतः न्याय पर आधारित होती है। वितरित न्याय की समानता का प्रत्यय प्रबल होता है। मतलब कहने का ये है कि भैया अगर जस्टिस नहीं हुआ, अगर बराबर चीज़ें नहीं हुई, तो हम नहीं खेलेंगे, हम ना खेलब। बात समझ रहे हो आप? तो कुछ इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नैतिकता को पारस्परिक सम्मान के आधार पर स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर पारस्परिक सम्मान मतलब आपका भी बना रहे और हमारा भी बना रहे। दबाव के बावजूद न्याय को स्वीकार करने को तत्पर, किसी भी तरीके से वो हो, लेकिन बोलेंगे नहीं, जो सही है उसे ही हम लोग मानेंगे। नैतिक निर्णय लेते समय परिस्थितियां हैं, मनोभावों को ध्यान में रखा जाता है। कोई भी मॉरल डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो भाई उसकी सिचुएशन क्या थी उसको भी ध्यान में रखेंगे, और आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है उसको भी ध्यान में रखेंगे। किशोर स्वयं के लिए नैतिक नियम बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ फॉलो करते हैं, हमारा गेम जो है कुछ इस तरीके से होगा, तो हमारे रूल कुछ इस तरीके से होंगे, एंड हम सभी को इसे फॉलो करना है, अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर से लेकर के चलना है। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं इस स्टेज में हमें जो है वो देखने को मिलने लगती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इन स्टेजेस, तो आपने देखा कि किस तरीके से इन तीनों स्टेजेस में ये बात बताई गई। जब हम जीन पियाजे की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने पियाजे के जब हम संज्ञानात्मक सिद्धांत को लेकर के बात करें और आपका जो दूसरा जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो दोनों ही चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। यहाँ पर अगले में दिए हुए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग का ये सिद्धांत क्या कुछ कहता है, इसमें क्या कुछ बातें हैं, इसको लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक हमारे साथ में बने रहने के लिए। कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।